ऋषि मिलेगा अनिरुद्ध से और बोलेगा आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। मतलब उसे अपने बेटी के फूल की जिम्मेदारी उठानी होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऋषि फूल को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और कहता है कि आखिर इसके पिताजी कौन है। एक दिन वो ऋषि से अनिरुद्ध से बोलता है कि फूल की जिम्मेदारी आपको उठानी होगी। ऋषि अनिरुद्ध हो जाता है शौक। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बोस आते हैं मिलने के लिए यहाँ पर ऋषि से, क्योंकि वह फूल का हाल लेना चाहते हैं। पहुँच जाते हैं वहाँ पर अदिति सारी सच्चाई उनको बता देती है और तो यहाँ पर ऋषि जो है उनको बता देता है कि किस तरह कंडीशन में है और वो कैसी है। आखिरकार यहाँ पर जो अनिरुद्ध को अपना दिमाग लगाता है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ पर काम नहीं करता, क्योंकि वो मुखिया जी होते हैं। वह इंडिकेट करते हैं कि हर एक चीज़ लेकर ऋषि को। आजकल ऋषि भी मुखिया जी की बात सारी मानने लगा है और उनकी बात सुनने लगा है। ऐसे में वह पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वह कैसे है। तो बोलता है कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ख़राब है, एकदम ख़राब है। लेकिन ऐसे पता चल जाता है कि ऋषि जो है एक कहानी बना देता है। उसके पिताजी ही नहीं है। पराशर जो बोलता है एक बार, लेकिन उसके पिताजी नहीं है। बेचारी अकेली, मतलब कि शहर में अभी तक वहाँ पर बातों ही बातों में जो है ना खुलासे कर देते हैं कि लोग कि उसकी जो है हालत जिस तरह से है वो दिखाई दे रही है और जिस तरह से मेरी चलती हुई एक आँख के सामने आ रही है, जो मुझे गांव जाना पड़ेगा उसके घर वालों को बताने के लिए और उसके घर की सच्चाई को जानने के लिए। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुतुल भी कहती है कि अगर उसके आई बाबा कभी नहीं मिल पाएंगे तो वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनको मिलना चाहिए, आखिरी वक्त में उसके साथ होना चाहिए। तभी ऋषि वहाँ पर जो सोचने में मजबूर हो जाता है। यहाँ पर अनिरुद्ध बोस के सामने ऋषि एक सच्चाई कहता है। ये फूल की कहानी के बारे में यहाँ पर सोचने पर मजबूर हो जाता है अनिरुद्ध। वह सोचने लगता है कि किस तरह से वह लड़की मेरे घर आई थी और बोल रही थी, यानी कि वह फूल भी हिजू है जो झनक की बेटी है। मैंने ही पहले सोचा था, लेकिन आज हकीकत बदल चुका है। बट यहाँ पर वो बातें जो है टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है कि देखिए कोई कुछ कहानी बना दे, बोल दे, उसका हम कैसे मान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं कि इसके क्या सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, नहीं पता उसके पिता कौन हैं, यकीन नहीं कर सकते हैं कि नहीं जो उसकी माँ पर और ना ही उसकी लड़की पर। ज़माना कुछ बदल जा चुका है। लेकिन यहाँ पर जो है मुखिया जी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए अनिरुद्ध जी, लेकिन ऋषि को तो जाना चाहिए गांव में। अगर उसको नहीं बताएंगे तो उन लोगों को आखिरी मुलाकात शायद नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ऋषि को भी लगता है कि हमारे जो पिताजी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं और अनिरुद्ध की बातों को वहाँ पर नज़रअंदाज करता है, क्योंकि अनिरुद्ध जिस तरह से कहता है कि ऐसा लगता है कि शायद वह इंटरेस्ट नहीं रखना चाहता है और फिर वहाँ से जो है चला जाता है। अनिरुद्ध निकल जाता है सर में से मुंह नीचे करके झुकाकर। ऐसे दूसरे सुबह दिखाया जाएगा कि ऋषि पहुँच जाता है सिमलपुरी गांव में, जहाँ पर वो लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यह कैसी है झनक बिटिया। तो बोलते हैं कि ठीक है, आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या पराशर जी कहाँ है और नूतन जी कहाँ हैं। तभी बोलते हैं वह तो कहीं बाहर गया है, पराशर घर पे नहीं है, कुछ दिनों के लिए बाहर गया है, लेकिन नूतन है, बताइए क्या हाल है। तभी यहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो बोल देते हैं कि हमारे साथ बिटिया जो हुआ था ना बिल्कुल ही गलत हुआ है, लेकिन इस बार होगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। वह तो आपके पिताजी बहन का ऐसे व्यवहार है जिसे हम लोग मजबूर हैं, लेकिन इस बार गांव में आने के लिए सोचिएगा मत। अगर वह जैसे गांव में आएगी ना तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऋषि बोलता है कि हमें बहुत ज़रूरी है उसकी माँ से मिलने के लिए, आप बोलिए वो कहाँ पर हैं। तभी बोलता है कि लोग उनका तबीयत अच्छा नहीं है, बहुत दिनों से बुखार से वो पीड़ित हैं, लेकिन आप उनसे वैसा कुछ मत बोलिएगा जिससे उनको और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। ऋषि बोलता है बस आप यह बताइए कि आपको मिलना कहाँ है और वो हैं कहाँ, मुझे बस उनसे मिलना है, आप लोग समझिए मेरी मजबूरी है।
तभी वहाँ पर चला जाता है मिलने के लिए नूतन से। जैसे ही वहाँ पर आंटी बोलता है, नूतन एकदम उर्स आ जाती है और आश्चर्य से देखने लगती है। बोलती है, आप यहाँ पे कैसे, आइए बैठिए बैठिए। और कहते हैं कि कैसे हैं झनक। वो वहाँ पर ऋषि साफ साफ बोल देता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और मैंने उसे जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है, वह फ़िलहाल ऑपरेशन भी उसका हुआ है। लेकिन यह सुनते ही नूतन की आंखें भर आती हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, क्या आपने उसे अपना लिया है। जहाँ पर इस चक्कर खाने लगता है ऋषि और सोचने लगता है कि मैं क्या बोलूं। तो बोलता है, देखिए आप उसकी चिंता मत कीजिए, वह हम अच्छी तरह से उसका इलाज करवा रहे हैं और वो जो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर नूतन जो बोलती है कि ना, उसका सवाल का जवाब दे नहीं पाता है ऋषि, क्योंकि वो तो उस चीज़ को मानता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर भी यहाँ नूतन सारी सच्चाई को बताता है ऋषि को कि आखिर क्या हुआ था। और मेरी एक स्टोरी है जो कोई मिल नहीं रहा था, हमको लगा शायद वैसा कोई मिले जिसके साथ हम साझा कर सके अपनी स्टोरी, अपनी कहानी बता सके। ठीक वैसा ही ऐसा आप आ गए ऐसे में, तो मुझे बढ़िया लगेगा कि मैं आपको ही क्यों ना बता सकता हूँ। और हमारी जो कहानी रिप्ले हो रही है वह बिल्कुल आपके साथ हो रही है, जहाँ पर बताती है कि मेरी साथ क्या हुआ था। सारी सच्चाई एक छत के नीचे जो हो रही जाती है, उनकी शादी करा दी जाती है। ऐसे में हमको नहीं पता था मेरी ही मौसी की बेटी है जो जिससे मेरा होने वाला हस्बैंड प्यार करता था। आने के बाद पता चला कि नूतन तूने मेरे और मेरे पति के लिए मेरे पति को छीन लिया। ऐसे वैसी कहानी जो कह जाती है, आज वही कहानी आपके साथ दोहराई जा रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो कहानी पूरा साझा कर दूँ। दूसरे तरफ अनिरुद्ध जब सो रहा होता है तभी वो सपने में बड़बड़ा रहा होता है। उसके वहाँ पर आई बाबा जो जेठू और उनकी बड़ी काकी हैं, मतलब कि जो वहाँ पे आ जाते हैं बड़ाते हुए और घबरा जाते हैं अनिरुद्ध को ऐसे करते हुए देखते हुए। ये क्यों सपने में ऐसा बड़बड़ा रहा है और क्या झनक से मिला है क्या, सब लोग सोचने लगते हैं। लेकिन वह जो है झनक के बारे में ही बातचीत कर रहा होता है। तभी उठाते हैं उसको और क्यों बड़बड़ा रहा है पूछते हैं। बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो लोग पूछते हैं कि हमको लगता है कि तुम किसी झनक से मिले हो क्या। नहीं तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है फूल की माँ है और आ जाती है और पूछने लगती है ऋषि। और ऋषि को लगता है कि क्या करूँ, मैं कहानी में टेस्ट नहीं है, मेरे गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तो मानना पड़ेगा। और यहाँ तक बोल देता है कि खुददार लड़की है और उसके मैंने बचपन से पाला है और पराशर की बेटी है, नहीं वो सिर्फ मेरी बेटी है रहती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक उनके घर पर क्या कर रही थी। ऋषि बताते हैं कि झनक हाजिरी पर उनकी नौकरानी बनकर रह रही थी। यह फैसला खुद उन्होंने लिया क्योंकि गांव वालों ने मजबूरन उन्हें भेजा था। वे जोर देते हैं कि अदिति उनकी मंगेतर है और शादी केवल उस समय होगी जब दादा भाई डिस्चार्ज हो जाएं। पराशर कहते हैं शादी शादी है, चाहे स्वीकार हो या ना हो। इस पर ऋषि कहते हैं कि उन्होंने झनक से शादी केवल अपनी जान बचाने के लिए की थी और वे अदिति से ज़रूर शादी करेंगे। दादा भाई निर्णय लेते हैं। पराशर और प्रयासवर्ध महात्मा नियंत्रण खो देती है, मगर दादा भाई आते हैं और ऋषि को एक ज़बरदस्त सच बतलाते हैं। चाहे ऋषि स्वीकार करे या ना, उन्होंने पहले ही झनक को अपनी बेटी मान लिया है और अगर ऋषि को समस्या है तो वह घर छोड़कर नहीं और जा सकता है। यह सुनकर अदिति और ऋषि दोनों हैरान रह जाते हैं और वे आक्रोश में वहां से चले जाते हैं। पुलिस की एंगल से देखा जाए तो साथ ही पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी नीचे वाले पुलिसकर्मी को कहते हैं कि झनक को ऋषि की जांच में बुलाना जरूरी है। ऋषि अगर अपनी नौकरी बचाना चाहते हैं तो उन्हें झनक को पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगले दिन सुबह का माहौल। सुबह दादा भाई को डॉक्टर उनकी हाइट का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। ऋषि कहते हैं कि अनिरुद्ध ने उनके लिए कार भेज दी है। अभिमन्यु उनसे मिलने के बारे में पूछते हैं। ऋषि कल आने की बात करते हैं। अदिति बताती है कि उन्होंने अनिरुद्ध और से मदद मांगी ही है, जिससे दादा भाई चिंतित होते हैं। बट ऋषि कहते हैं कि यह सब घर का बात करेंगे। इस बीच पुलिसकर्मी झनक को आए दिन बयान देने के लिए बुलाता है, लेकिन दादा भाई की संवेदना से दादा भाई घर में झनक के बारे में पूछते हैं, लेकिन परिवार इस विषय को टालने लगता है।
फिर वे दृढ़ता से कहते हैं कि झनक उनकी जिम्मेदारी है। अदिति कहती है कि दादा भाई झनक को भूल ही नहीं सकते और दादा भाई झनक के मन की पवित्रता की तारीफ करते हैं। दूसरी ओर ऋषि नाराज है कि सब उनकी वजह से हो रहा है। झनक का संकल्प लेती है मंदिर में। झनक मंदिर में शरण लेती है। पुजारी की अनुमति से वहाँ ठहरती है। सब आंखों से भगवान से दुआ करते हुए वह ऋषि की नौकरी और खुशहाली की कामना करती है। वे वादा करती है कि वे हमेशा पत्नी के कर्तव्य निभाएगी, भले ही ऋषि उसे स्वीकार करे या ना करे। अगले दिन एपिसोड में देखने को मिलता है कि किसी कारणवश झनक के साथ एक दुर्घटना होती है। चिंतित ऋषि वहां पहुंचते हैं और खुद से सवाल करते हैं कि उन्होंने खुद को रोक क्यों नहीं पाया। क्या उनका दिल झनक से कुछ और महसूस करने लगा है? जी हाँ दोस्तों, वहीं अदिति ने ऋषि के सामने अपनी स्थिति धाक से रखी कि वह उनकी भावी पत्नी है। ऋषि ने शादी को स्वीकार न करके अपना दर्द व्यक्त किया, लेकिन दादाभाई ने झनक को बेटी की तरह स्वीकार कर लिया। पुलिसिया दबाव और दादाभाई की दया के बीच झनक ने आग्रह नहीं किया, बल्कि ऋषि की भलाई के लिए प्रार्थना की। और देखने को मिलता है कि झनक की दुर्घटना कहानी और आगे तक ले जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नंबर क्यों लिखवाएं? बोलते हैं कि आप लोग क्या तमाशा देखने आए हैं या फिर उस लड़की की मदद करने आए हैं। तभी वो लोग को जो है डर जाते हैं और वहाँ से भागने के लिए कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है ऋषि और फॉर्म भरना शुरू कर देता है। ऐसे में कहते हैं कि आप फॉर्म में लिखिए सब कुछ, आपको पता है ना ये पुलिस केस बनेगा। बोलता है हाँ मुझे पूरा पता है कि मैं इस पर फुल बनेगा पुलिस केस, उसका इलाज शुरू कराइए, मैं सब कुछ कर दूंगा हैंडल, आपको उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बोलता है कि कैसे इलाज शुरू कर दूं, कोई इसके घर वाले हैं नहीं तो कोई रिलेशन में के लोग, तो तभी तो वो बोलता हूँ कि मैं हूँ ना, बस मेरा जीवा है, मैं बता रहा हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उसका इलाज शुरू कीजिए। लेकिन डॉक्टर सख्त होते हैं, बोलते हैं नहीं मैं ऐसे इलाज कैसे कर सकता हूँ, आप जान रहे हैं ना इसका ब्लीडिंग हो रहा है, कोई दिक्कत हो गया तो कौन उसका जिम्मेदार उठाएगा, कौन जिम्मा लेगा। तब यहाँ पर डॉक्टरनी आ जाती है और नर्स बातचीत करती है कि उनकी ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, ऐसे में आज उनकी सिर्फ टेस्ट होगी, ऑपरेशन नहीं हो पाएगा और यहाँ पर जो है कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये सारी बातें जानने के बाद ऋषि जो है सो बहुत होश उड़ जाते हैं और कहीं और अगर कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा उस लड़की को, गलती से तो नहीं, बट वहाँ पर जो कहते हैं ठीक है आप एक काम कीजिए, उसका जिस तरह से होता है इलाज कीजिए, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऋषि के मन में ढेर सारे सवाल चल रहे होते हैं, लड़की ने मेरे लिए भलाई किया और मैंने उसके साथ क्या कर दिया, जबकि मेरे बारे में कभी बुरा सोची ही नहीं। दूसरी तरफ मैं अनिरुद्ध आराम से बैठा हुआ रहता है और फूल के बारे में ही सोचता रहता है। वो सोचता है किस तरह से जो बात वो कह रही थी और वो भी यह सोचता है कि मैंने जब उससे पूछा था तो एक बार बताई थी कि सिमल पोली में से हूँ, तभी हमें सोच लेना चाहिए था कि कहीं ये झनक की बेटी तो नहीं, लेकिन मैंने पूछा नहीं। तभी उसके माइंड में ना ये सारे सवाल घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। वो भी यह आखिरी वक्त तो सोचता ही है जब वो प्रेग्नेंट थी तो मुझे पता था उस समय कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन मैं वहाँ पर से जो हूँ मुँह मोड़ के भाग आया था। तो ये सारी बातें सोचने ही ना उसके और भी दिमाग चक्कर खाने लग जाते हैं। तभी उसका दिमाग वहाँ पर कुछ काम नहीं करता, तो ऐसा लगता है जेठू की हो कुछ दिक्कत है, अनिरुद्ध कुछ चाहिए। तभी वहाँ पर झनक करते हुए गेट और जेठू पहुँच जाते हैं, कहते हैं कुछ चाहिए क्या? अनिरुद्ध बोलता है नहीं, लगता है तुम बिजी हो, बोलो तो मैं बाद में आऊँ। तो बोलता है नहीं आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए क्या बात है। लेकिन दोनों कुछ बात ही करते हैं। तब तक ऐसे में क्या होता है कि अर्शी हाजिर हो जाती है और अर्शी इतने सारे अब टूटपटांग के सवाल करती है ना, अनिरुद्ध का खुद दिमाग ख़राब हो जाता है। वो कहती है कि पता है हमको तुम्हें झनक के बाद याद आती है ना, तुम उसके बारे में सोच रहे होते हो, कुछ तो सोच ही रहे हो सकते हो, तुम भूल क्यों नहीं जाते उसको, आज तक तुम उसको याद रखे हो। मतलब अर्शी के दिमाग में झनक के प्रति इतना गलतफहमी भरा हुआ है कि वो उसको कभी बर्दाश्त ही कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ में जब मुखिया जी की बात करते हैं तो हर समय फूल का नाम लेते हैं। घर वाले
काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अगर आप हर बात पर फूल का नाम क्यों लेते हैं? तभी वहाँ पर अदिति बोलती है, आपको पता भी है ना कि हमारे पिताजी कितना मदद किए। अगर वो नहीं होते तो ना तो आज ऋषि को हम इस तरह से नहीं बचा पाते